का ट्रांसपोज तो 2 आ जाएगा। नहीं, क्यों ऐसा आ जाएगा? चलिए आते हैं उसमें हम। तो आपने ट्राई किया है, कुछ ही क्वेश्चंस थे उसमें, है ना? यस सर पहले वाले भी ये हो गया तो आगे का देख। नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने चाहिए। ऐसे एग्जाम में फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं करोगे आप, जो नहीं हुआ उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, ये है। सर मैंने एक बार डाउट भेजा आपको, वो डिस्कस करना। अच्छा सो मतलब इसी क्लास से रिलेटेड है। अभी मैं वही वाले पूछ रहा हूँ कि वो क्लास के लिए भी फायदा होगा। कौन सा भेजा तुमने? सर दो अभी लास्ट में जो दो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंस वाला और एक ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन। डिस्कस कर सकते हैं ऐसे आज मैथ्स की क्लास में। चलो देखते हैं। तो लास्ट दो ना। अच्छा इसने भी एक भेजा है, ये क्या? अच्छा 1 by 1। हाँ आपने आस्था ने भेजा है। तो इसमें क्या डाउट है आपको? एक मिनट ग्रुप वाला देख लेते हैं। हाँ क्या है इसमें? an इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है। हाँ तो क्या डाउट है इसमें आस्था आपको? सर इसमें मेरे को ये डाउट है, आपने इसमें जो टर्म्स लिए है A1 A2 A3 A4, तो उसमें जो आपने A2 टर्म्स लिए है 1 + 1/2 वो क्यों लिए? मतलब कैसे? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो 1 + 1/2 + 1/3 है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को आपने जो इसकी टर्म्स डिसाइड किया है A1 A2 A3, ये तो पार्शियल सम टाइप हो गया ना, तो वो मेरे को एक बार आप बता दीजिए। हाँ देखिए, सो an की मीनिंग समझनी है आपको। सो 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n, तो ये तो आपका an हो गया है ना, an है। हाँ तो ये पार्शियल सम एक्चुअली इस सीरीज का है, ये भी आप सही कह रहे हैं। n फ्रॉम 1 to ∞ हो गया मान लीजिए, तो उसका नहीं मतलब इसका पार्शियल सम होगा इस सीरीज का, है ना, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसको ध्यान नहीं देना है, कोई बात नहीं, हमारा ये एक सीक्वेंस है। तो ये एक सीक्वेंस है, कोई प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए, इसको आप रिलेट कर पाएंगे, अगर ऐसा होता a = 1 + 2 up to n, तो आपसे पूछा जाए a1 क्या होगा आपके हिसाब से उसमें? 1। a2 क्या होगा? सर 2। नहीं an खुद, ये n क्या कह रहा है, 1 से लेके n तक ऐड करना है आपको। तो आपको अगर इस तरह डाउट हो रहा हो तो आप इसका सम भी लिख सकते हैं, n × n + 1/2। अब इसे निकाल के देखो, क्या a2 2 आएगा? नहीं आएगा। चेक कीजिए, n को 2 रखिए यहाँ पे आप। an पूरा इसका नाम है, ये नहीं सीक्वेंस है एक्चुअली। यहाँ पे an ये पूरी इसका नाम ही an है। आपको ये नहीं समझना कि a1 है, a2 है, a3, ऐसा नहीं है। an ये पूरी एक सीक्वेंस है, ये पूरी जो है एक ही सीक्वेंस है। तो यहाँ जब आप a2 लिखेंगे तो ये 1 + 2 है, यहाँ आप a3 लिखेंगे 1 + 2 + 3 है, इस तरीके से। जो an इसीलिए 1 से n तक हुआ है, तो आपको n तक जाना है। वैसे यहाँ भी है, तो सेम लॉजिक यहाँ भी होगा। जब n को 1 रख रहे हैं तो n को 1 रखेंगे तो 1 तक ही जाएगा, तो ये पहला टर्म ही हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 1 से मुझे n तक जाना है ना, तो 2 है हमारा, तो 1 + 1/2 तक जाना है ना। a10 लिखूंगा तो 1 + 1/2 1/3, इस तरीके से 1/10 तक जाना है, ऐसा। ओके सर, थैंक यू। तो अभी आगे आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। तो नेक्स्ट अभी उनका मैट्रिसेस वाला था, वो करते हैं। उससे पहले देख लो, ये तुम्हारा भाई तो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या था इसमें? ये है क्वेश्चन की XY इंडिपेंडेंट है। अच्छा, X and Y आर इंडिपेंडेंट, ये बता रखा है कि XY इंडिपेंडेंट है। और इस तरीके से है कि AX and EY दोनों 0 है, वेरिएंस X दोनों 0 है ना, वेरिएंस X वेरिएंस Y दोनों 1 है तुम्हारा। ओके, और Z एक नया रैंडम वेरिएबल लिया जो है X + Y, ठीक। तो सर मतलब ऑप्शन वो वाला चेक करवाना है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड Z वाला, जो √2 वाला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड Z, तो तुम्हें पता है ये, अगर मैं चलो इसके हिसाब से एक मैं वो चूज कर लेता हूं, एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ, तो X ले लिया नॉर्मल 0 1, Y नॉर्मल 0 1, ठीक। तो मेरा Z क्या हो जाएगा? सर नॉर्मल 0 2। और तुम्हें पता है मीन डेविएशन अबाउट
फॉर्मूला दिखाया था ना मैंने, z माइनस 0 अपॉन इसका √2, इसका मीन कितना आता है? सर समझ गया। तो ये चेक कर लो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो डायरेक्टली उससे आ जाएगा। ये फॉर्मूला था, मतलब 2 पाई सिग्मा। हाँ यस यस हाँ, तो z माइनस म्यू, तो इसका जो ये था फॉर्मूला, आई थिंक क्या था सर? ऐसा ही था ना, √2 पाई सिग्मा। हाँ कुछ इस तरह से था, बस और अभी याद नहीं है मुझे, तो एक बार देख लेना। तुम लोग प्रूफ किया था हमने क्लास में, इस तरीके से कुछ था। नहीं तो मैं फिर प्रूफ कर दूंगा। बाकी तो हो गए थे, क्योंकि बाकी तो फिर नॉर्मल से सिंपल। देखो नहीं तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्रूफ कर लूंगा। सो 1/√2 पाई, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो अब। सो 2 अपॉन √2/पाई आ रहा था। सो ये हो गया z⁻² -12 dt, इसको t ले लो ½ t² को, तो t dt गाँव में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 2/पाई का रूट। सही है ये, है ना? तो ये है फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेन तो 0 है, और तो ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल, हाँ तो वो कंपेयर कर लेंगे ना बाद में। ये आ गया मेरा आंसर, यही है ना आंसर मेरा? नहीं, ये तो ये इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है तुम्हारा? √2, तो 2/√पाई, कैलकुलेटर यूज करो, और इसने बोला है कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयर करना ना? यस सर। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालो, कंपेयर कर लो। हां ठीक है, यही वाला ऑप्शन, बस एक बार ऊपर वाला और एक बार सर जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी बस ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। सो इसमें है कि प्रोबेबिलिटी मोड z मोर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? मोर देन, क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन, ओके। हां, सो दूसरा क्वेश्चन जो है, मतलब वो वाला क्वेश्चन जो था कि x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल्स है, इस तरीके से ईच xi का मीन 0 है और ईच xi² 1 है। सर ये भैया ना कोरिलेशन का जो डिस्कशन कर रहे थे, पर हाँ। इसमें देखना थोड़ा वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं ऑप्शन में। So each xi has mean 0, each xi² is 1, तो ये बात वही है, तो ये इंप्लाई करेगा वेरिएंस ऑफ ईच xi is 1, ठीक है? तो है ना, इनफैक्ट यहाँ इफ एंड ओनली, क्योंकि मीन 0 दे दिया ना, दोनों इक्वली हो जाएगा। और अब आपको बोला है कि अगर रो 0 है, सो रो 0 है तो क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ इंडिपेंडेंट, तो ऐसा कुछ थ्योरम है? रो 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा? उल्टा है ना, ये ऐसा लिखा है ना कि इंडिपेंडेंट होगा हाँ, तो 0 होगा। ये इफ एंड ओनली नो बोल दिया, तो ये जरूरी नहीं ट्रू हो। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो 0 होगा, 0 है तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो, ये इफ एंड ओनली कह रहा है। तो ये है ना, हालांकि बाइवेरिएट नॉर्मल या मल्टी वेरिएट नॉर्मल में ये ट्रू होगा, है ना, लेकिन यहाँ इन जनरल किसी के लिए भी ट्रू नहीं होगा। जो है ना मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसमें ये रिजल्ट होके रहता है, बोथ साइड से ट्रू रहता है, सिर्फ नॉर्मल के स्पेशली वो मतलब प्रॉपर्टी है मल्टीवेरिएट नॉर्मल की। इस बार बाइवेरिएट नॉर्मल में भी ये इफ एंड ओनली हो जाता है, इंडिपेंडेंट है 0, 0 है तो इंडिपेंडेंट, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो अब कह रहा है वेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा। सो वेरिएंस ऑफ जो सम है, अच्छा सॉरी 0 नहीं है, वेरिएंस ऑफ जो सम है इसका, वो तुम्हारा क्या दे रखा है? जो वेरिएंस है सम इसका वो n है और सबका वेरिएंस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि है ना, इसको ओपन करोगे तो सम ऑफ वेरिएंसेस, तो यहां से तुम्हारा ये आ जाएगा कि सम ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन xi एंड xj, जो कि फर्दर रिड्यूस होके आ जाएगा तुम्हारा e ऑफ xi xj। इसको अगर ओपन करोगे ना तुम फॉर्मूले से, तो ये फर्दर रिड्यूस होके ये आ जाएगा। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि इंडिपेंडेंट है? तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा? तो ऐसा होता, अगर ऐसा है तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा? हाँ सर वही ना, ये वर्डिंग थोड़ी उसकी ऐसी है ना, समझ गया।
ये क्या सिंगल करेक्ट आंसर से ये सब, ये मल्टीपल करेक्ट वाले हैं? सर एमएसक्यू है ये सर, इसमें लिखा हुआ है एमएसक्यू शफलिंग। इसके नीचे वाला ऑप्शन भी है ना, उसमें इन्होंने पेयर वाइज करके पूछा है सेम ही चीज, तो वही समझ नहीं आ रही थी। ओके, आंसर होगा क्या? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो ये यहाँ पे एक्चुअली डी तो ट्रू हो जाएगा, डी में दिक्कत नहीं होगा तुम्हें, डी ट्रू हो जाएगा। वो तो हो गया था, मैं ये बी और सी में ही था, मतलब इसमें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा दोनों ही गलत होंगे या एक सही होगा। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और एक है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, है ना। सो पेयर वाइज में ये है कि अगर मतलब एक साइड से अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो वो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा है सो मीन तो ईच एक्स आई का 0 दे रखा है, लेकिन प्रोडक्ट जॉइंट इसका मीन क्या होगा? तो हमें क्या डिसाइड करना है? पहली बात, अगर इंडिपेंडेंट है पेयर वाइज तो इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट है तो इसको अलग अलग कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा ये, है ना। अगर इंडिपेंडेंट है पेयर वाइज तो हर दो टर्म के बीच का कोवेरिएंस 0 हो जाएगी, तो ये ओके हो जाएगा। अब इस तरीके से सोचना है कि यहां से क्या इंप्लाई होगा? इंडिपेंडेंस। सो क्या यहां से इंडिपेंडेंट इंप्लाई होगा? सो इसको तुम्हें देखना है। सो सम ऑफ मीन है और प्रोडक्ट का मीन कितना होगा? प्रोडक्ट का मीन कैसे डिसाइड करोगे? ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे तो लिखा नहीं है ना, बस रैंडम वेरिएबल्स हैं। सर वो 1-to-1 फंक्शन होता है तो फिर मीन और सम, तो फिर वो 0 हो सकता है क्या? एक्सपेक्टेशन, सम ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ऐसा है कि x1 x2 इस तरह ये चल रहा है, जितने पेयर वाइज हो सकते हैं x2 x3 लेट से ऐसा, एंड ऐसा है e ऑफ लेट से xn-1 इंटू xn, और ये 0 हो गया। तो यहाँ से अगर n को मैं 2 फिक्स कर दूं, मतलब n को 2 रख दूं मान लो, तो 2 रख देंगे तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 बराबर 0, और जो कि इक्वल हो गया ex1 ex2 के हो जाएगा, लेकिन तो भी इंप्लाई नहीं करेगा इंडिपेंडेंस। ग्रुप में आया हुआ है क्या? नहीं नहीं, इसने मुझे पर्सनली भेजा था, तो इसका मुझे लग रहा है कि ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ ग्रुप पे भेज दो। हाँ सर फिर पेयर वाइज होगा ना, लेकिन इंडिविजुअली सारे 0 हैं। हाँ सर जैसे वेरिएंस समेशन xi है, हाँ मैं ओपन करेंगे तो समेशन वेरिएंस xi प्लस समेशन कोवेरिएंस xi xj। हाँ हाँ वही लिखा मैंने वहाँ पे। हाँ वो तो 0 हो जाएगा। ग्रुप में सेंड करवा दीजिए, क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। सही बात है, मैं सही भेज देता हूं सर। सही कह रही है। आप हाँ करो सर, मैं भेज रहा हूं। हाँ मैं भेजता हूं। यहाँ से कोवेरिएंस 0 दिख रहा है, सम ऑफ कोवेरिएंस 0 दिख रहा है। कोवेरिएंस क्या पॉजिटिव होता है हमेशा? नहीं सर, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ नेगेटिव हो तो सकता मैं है। सम की बात कर रहा हूँ, मैं सम ऑफ कोवेरिएंस 0 दिख रहा है। हाँ कोवेरिएंस को फिर एक्सपेक्टेशन xi xj माइनस एक्सपेक्टेशन xi 0 दिया हुआ है, हाँ तो एक्सपेक्टेशन वाला 0 हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन xi xj 0 हो गया। समेशन 0 होना ना, इंडिविजुअली सारे 0 थोड़ी हैं। तुम जो कह रहे हो सही करो, ये आएगा तुम्हारा, यहाँ तक आएगा तुम जो कह रहे हो ये आएगा। बट वो इफ एंड ओनली बोल रहा है ना कि हाँ। ये वो, तो यहाँ से तुम्हारे ये वाली चीज 0 हो गई, x1 x2। अब तुम्हें वो तब बोल सकते हो 0 है जब हर टर्म पॉजिटिव हो। ऐसा भी तो हो सकता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो मिलके 0 हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल e ऑफ x1 x2 मान लो 1/2 हो गया, और e ऑफ x2 x3 फॉर एग्जांपल -1/2 हो गया, तो ये मिलके भी तो 0 हो सकता है। सो गारंटी नहीं है ना, क्योंकि सम 0 है एक्चुअली। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सिर्फ इसमें डी ही करेक्ट होना चाहिए ऐसे तो। हाँ मेरे को भी लग रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर बोल देता है तुम्हें कि बाइवेरिएट ऐसा कुछ कहा है, नॉर्मल है ये, अगर बाइवेरिएट या मल्टीवेरिएट नॉर्मल अगर बोल देता है तो उस केस में फिर
ट्रू हो जाएगा, सारे ऑप्शन फिर ट्रू हो जाएंगे। अगर ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल या बाईवेरिएट है ना तो सारे ट्रू हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं होगा, इन जनरल तो है ना। तो ये हमारे पास सर इसने इन जनरल ही पूछा है और कुछ नहीं है इसमें, यही क्वेश्चन इसमें लिखा भी है MSQI। सर इसका डी आंसर आ रहा है मेरा। हाँ डी तो आएगा। डी होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, एग्जांपल बना सकते हो, क्योंकि डिस्क्रीट भी तो ले सकते हो, इसने कहीं थोड़ी कहा है कंटिन्यूअस है, कोई डिस्क्रीट भी ऐसा कर सकते हैं कंसीडर। अच्छा एक मिनट, सारे रो इक्वल है, एक मिनट हमने ध्यान नहीं दिया, ये जो मैं कह रहा था ये केस नहीं हो सकता, ये जो मैंने लिखा है ना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर देखो कंडीशन क्या है, जितने भी कोवेरिएंसेस है सब इक्वल है एक्चुअली। सो अब केस वो हो जाएगा एक्चुअली। देखो तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है मेरा, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं, ये क्या हो गया, तो यहां से मेरा आ गया एक्चुअली, मतलब ठीक है फिर भी क्या आएगा, यहां से रो 0 आ जाएगा। अब रो 0 क्या इंप्लाई करेगा, मतलब यहां से इंडिविजुअली, मतलब जो कह रहा था ना वो ठीक है, अब इंडिविजुअली xi xj तुम्हारा 0 हो गया, और जो कि इक्वल है e ऑफ xi इंटू e ऑफ xj के, ठीक है ओके। देखो यहाँ पे ठीक है, तो और ये इंप्लाई करेगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंस को, तो पेयर वाइज तो हो जाएगा, फिर सी भी हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा रो है ना, तो एक्चुअली ये हो गया तुम्हारा n टाइम रो बराबर 0, सो रो बराबर 0। अब रो किसके इक्वल है, e ऑफ, अच्छा एक मिनट सॉरी फिर से मैं ध्यान वो कर रहा हूं, पेयर वाइज के लिए उल्टा ट्रू थोड़ी है, तो यहां से xi इंटू xj 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंडिविजुअली 0 हो गया, ठीक है। ये केस नहीं होगा क्योंकि इसने दे रखा है सारे इक्वल है। अब ये इक्वल है, इससे क्या मतलब हुआ, अगर इंडिपेंडेंट है तो वैसा होगा, ऐसा है तो इंडिपेंडेंट थोड़ी होता है। मैंने क्या लिखा था, इंडिपेंडेंट है तो e ऑफ x इंटू वाई ex ey होगा। अगर ex इंटू ey है तो क्या इंडिपेंडेंट गारंटी होगी, नहीं हाँ नो, इसका इफ एंड ओनली इफ नहीं है। देखो अगर इंडिपेंडेंट है x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन e ऑफ x इंटू वाई ब्रैकेट में इक्वल टू ex इंटू ey, ये वन वे ट्रू है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, e ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू ex इंटू ey हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा कन्वर्स ट्रू हो। लेकिन यहाँ पे 0 0 है, स्पेशल केस ये है कि मीन 0 0 है, तो वो स्पेशलिटी है यहाँ पे कि दोनों 0 0 है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ वो क्या है कि दोनों 0 0 ही है, तो मैं ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक्चुअली हमारे पास 0 भी है। अब तो 0 भी है, तो फिर उस केस में क्योंकि इन जनरल ट्रू नहीं है कि exy बराबर exy इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है ना। तो मुझे लग रहा है सी भी होगा इस ऑप्शन, हाँ इक्वल टू 0 है, ये पर्टिकुलर है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट ऐसा होगा, इक्वल टू 0 है, तो इसलिए मुझे कन्वर्स ट्रू हो जाएगा, क्योंकि तुम इसको चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन लेके भी ट्राई कर सकते हो। कोई डिस्क्रीट ऐसा बना लो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखो डिस्क्रीट में, जिसको आउट कर सको। 2 पॉइंट के लिए चेक कर सकते हो या 3 के लिए चेक कर लो। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है ये रिजल्ट होगा कि e ऑफ xi xj पर्टिकुलरली 0 है, तो कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा, तो c भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली 0 है ना, इसीलिए। नॉन 0 होगा तो गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी चाहो, मान लो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लो कि x1 माइनस हाफ प्लस हाफ है, लेट्स से x बराबर 1 x बराबर माइनस मतलब पॉइंट अलग ले लो, x माइनस 1 हाफ हाफ ले लो, तो इसका मीन 0 है, ओके।
x2 भी तुम अगर इस तरह से लेते हो, लेकिन मीन तो 0, वेरिएंस चेक करना पड़ेगा कितना आएगा। वेरिएंस कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। x2 1/2 1/2 सेम डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। अब चेक करो तो इसका मीन, इस केस में मीन कितना है, 0 है। वेरिएंस कितना होगा, सर 1 है। तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन सारी, ओके। अब इसके बीच का E ऑफ x1 x2 निकालो, क्या आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि x1 x2 क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है, सो E ऑफ x1 इंटू x2 क्या होगा। E ऑफ x1 लोगे तो देखो x1 1 x2 1, दोनों 1 है। तो उस केस में जब दोनों 1 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी ज्वाइंट PMF। प्लस जब एक 1 है और दूसरा -1 है तो भी प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर एक -1 दूसरा 1 तब भी 1/4। और अगला क्या है कि दोनों -1 तो भी 1/4 मास रहेगा। तो टोटल कितना आ गया, ये 0 आ गया, ओके। तो 0 तो आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ये। सर इंडिपेंडेंट तो होगा कैसे, हाउ विल यू चेक, ज्वाइंट वैसे चेक करना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी से। तो मैंने ज्वाइंट तो दिया ही नहीं। ज्वाइंट अगर कुछ ऐसा लिख लेंगे है ना, जिसका इतना भी मार्जिन, चार केस लेके बना लेंगे ना 20x1 x2 को। अगर मार्जिन कुछ ऐसा बना के दूं आपको मैं, x1 x2 है ना, और -1 1 -1 1 मान लो इस तरह से है। और अगर मैं ऐसा करूं कि सम बस 1/4 हो जाए, मान लो एक पे 1/, अच्छा यहाँ पे तो मैंने इंडिविजुअली ले रखा है ना, तो एक 1/8 है, इसमें क्या ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगी, 3/8 3/8, यहाँ 1/8 3/8, ओके है। देख लो ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, पीएमएफ है ना, ये टोटल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है टोटल। ये ज्वाइंट पीएमएफ लिख दिया मैंने। देखो भाई ये ज्वाइंट पीएमएफ है, तो ये ज्वाइंट पीएमएफ लिख दिया x1 x2 का। अब तुम चेक करो तो इससे मार्जिनल ये आएगा कि नहीं, इस ज्वाइंट से ये मार्जिनल आएगा। तुम लोगों को मार्जिन निकालना आता है कि नहीं, फाइन नहीं करना आता मार्जिन। हाँ सर आएगा। इसको ऐड कर लो ना, 1/8 3/8 कितना हो गया, 4/8 1/2 3/8 1/2 यहाँ से ऐड कर लो। तो ये खुद ज्वाइंट पीएमएफ है, मार्जिन x1 x2 का हाफ हाफ है, यही आएगा। E x1 x2 0 है, लेकिन क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ज्वाइंट देखो और मार्जिनल देखो, बताओ। क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट है, यस और नो। नहीं सर, नहीं है ना, सिंपल है कि x1 बराबर 1 ले लो, x2 बराबर 1 ले लो। क्या ये इक्वल है, x1 इज इक्वल टू 1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1। नहीं सर, तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया इस एग्जांपल से। तो ऑप्शन सी इस एग्जांपल से रॉन्ग हो, तो ऑप्शन डी ही ट्रू है बस। हाँ सर, सी गलत तो बी तो वैसे ही गलत है फिर। हाँ तो डी करेक्ट है, ठीक है। हाँ अगर बी गलत है तो डी, सी गलत तो बी भी गलत हो गया, यस। तो उस तरीके से तो ये एग्जांपल मिल गया तुम्हें, काउंटर एग्जांपल, तो इस तरह से ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ एक डाउट उनका रह गया मैट्रिक्स वाला ना। चलो तो पहले तो रिजल्ट हम लोग कुछ लिखते हैं, लास्ट क्लास में डिफाइन किए थे। मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, फिर ट्रांसपोज क्या है, फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सब जस्ट डिफाइन कर रहे थे हम, है ना। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि हाँ बोलो भाई। सर उसमें एक क्वेश्चन प्लीज था, पीएनसी इसका यूज करना था उसमें 4 zeros 5 1। एक 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में 5 1s हमारे पास है और 4 zeros है,
वो कितने मैट्रिसेस बनेंगे, ये टाइप का क्वेश्चन मेरा भेजा है क्वेश्चन। कितने 5x5 की है? 3x2। हाँ 3x3 की है। फिर हाँ हमारे पास 5 1s हैं 4 zeros हैं। तो हाँ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, क्या दिक्कत है? A be the set of 3x3 matrices which are symmetric with entries 0 and 1, यही वाला ना? जरा सिमेट्रिक है, एक तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है which are symmetric with entries this, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स if there are 5 1s and 4 zeros, so then the number of matrices in A is, so 3x3 है, so मान लो यहाँ A B C, लेट्स से ये एंट्री ले लिया मैंने। अब यहाँ अगर XY है तो यहाँ XY ही होगा, यहाँ Z है तो यहाँ Z ही होगा, ये है ना? सिमेट्रिक बोला ना? सिमेट्रिक है इसमें लिखा है ना, देखो क्वेश्चन ग्रुप में आया हुआ है, देखो एक ग्रुप में जो भेजा हुआ है इसने। अच्छा सिमेट्रिक भी है। तो A 3x3 मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है विथ एंट्री 0 और 1, और एंट्री 0 या 1 ही होगी सिर्फ। सो देयर आर 5 1s एंड 4 zeros, तो नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ध्यान दो। तो टोटल कितने एंट्रीज होंगे? टोटल 5 1 और 4 0, 5 और 9 एंट्रीज हैं। अच्छा सिमेट्रिक भी होना जरूरी है। सो तुम्हारे पास इसको बस सेलेक्ट करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। सो 5 1 है और 4 zeros हैं, 5 1 एंड 4 zeros, ठीक है। सो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है इसका। सो देखो तुम अगर 1 1 यहां रखोगे, तुम डायगोनल फिक्स कर लो, बाकी चेक कर लो। So there are 5 1s and 4 zeros, 5 1s and 4, टोटल 9 एंट्री में 5 बार 1 आएगा 4 टाइम्स। देखो सो ये 3 और ये 3 तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक बोला हुआ है ना। सो ये 3 तो कॉमन रहेगा, तो यहां पे तुम्हें देखना है 3 3 3 का ग्रुप बना लो। जो ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे ऑप्शंस है ना, मतलब 6 12 9 18। फोर जीरोस, ठीक है। बना लो कुछ एग्जाम्पल, देखो। हाँ सर वैसे तो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस नहीं होंगे ना, तो उसका अगर हम जैसे वो डायमेंशन निकालते तो आता है n + 1/2। हाँ उसके हिसाब से तो 6 आएगा, उससे कम नहीं है। n × n + 1/2 टोटल नंबर ऑफ वो होते हैं ना। हाँ अच्छा वो नहीं, वो तुमसे मैट्रिक्स पूछा कितने मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देख लो एक बना के दिखाता हूँ। एक हो सकता है 0 0 0 और मान लो 0 0 0 तो नहीं रख सकते, अगर 0 0 0 रख दिए तुम्हें कितने बार 0 यूज करना है? 4 बार। तो अब तुम 4 बार यहाँ यूज कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें 0 0 1 लेना पड़ेगा, एक ये ले सकते हो तुम, है ना। मैं एक बना के देख लो पहले। तो 0 0 1 फिक्स कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ यूज कर सकते हो, फिर बाकी पे 1 रख दो। तो 1 कितनी बार आ गया? 4 बार। एंट्री कम पड़ गई ना। कितने एंट्री यूज किए मैंने अभी तक? 3। सो 5 बार 1 हो गया ना, 3 2 5। सर सही था ना। एक ये है, तो यहां मैंने 0 0 1 किया, तो इस तरीके से। तो ये एक मैट्रिक्स, उसमें चेंज क्या कर सकते हो तुम सोचो, कहां चेंज कर सकते हो? सर 2 1 कर ले इसमें। पहले तो डायगोनल को चेंज कर सकते हैं, 1 की पोजीशन। हां एक तो डायगोनल चेंज हो जाएगा, तो बाकी पोजीशन फिक्स रखते हैं। इस डायगोनल को चेंज करके कितने बना सकते हैं हम? डायगोनल को चेंज करके सर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हां 3 ही। तो ये हो गया 3 ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे
बाकी इसका इसको इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो तुम? बोलो बोलो। ऊपर वाले को दो तरीके से 0 1 और 1 0 कर सकते नॉन डायमेंशनल। ओके, एक काम करो, डायगोनल फिक्स कर दो। देखो तुम डायगोनल फिक्स रखो, बाकी चेंज करो, बाकी को हम वेरी कराएंगे। तो डायगोनल एक ये फिक्स हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? 0 1 0। तीसरा केस क्या हो सकता है? 1 0 0। मतलब मैं बोल रहा हूं बाकी एंट्रीज तुम वो करते रहो, चेंज करते रहो। ये डायगोनल फिक्स कर देते हैं। चौथा केस क्या हो सकता है? 1 1 1 कर सकते हैं। हमें कितनी बार यूज करना था 1 को? 1 को 5 बार। हाँ सर, ये हो जाएगा क्योंकि 4 0 है ना, तो दो प्लेस पे अब हर केस में तुम 0 को वो कर दो। अब तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? इस केस में मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूं। देखो ये हटा दिया। अब देखो सॉरी, तो अब तुम्हारे पास कितने एंट्री बच गई? क्वेश्चन ये है 1 2 3, क्योंकि जो ये 3 नंबर होगा वही 3 नंबर यहां भी आएगा। तो इस 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास बचा है? मतलब 2 0 और 5 0 और 4 1 यूज करना था। नहीं, 5 1 और 4 0 यूज करना था। सो 2 0 और 1 1 है। कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 2 zeros और 1 1, 3 पोजीशन में, तो भी वही रहेगा, क्योंकि मेरे पास 5 1 4 0, 5 1 4 मतलब 5 1 और 4 0। सो तो ये तो इक्वल ही रहेगा ना, तो हाफ हाफ कर दो, मतलब क्या है? मतलब सो तुमने क्या यूज कर लिया? 5 1 4 0, तो 2 zeros यूज कर सकते हैं और 4 1s हैं। सो 4 1s का मतलब जो यहाँ आएगा वो यहाँ भी आएगा, तो हाफ हाफ कर लो उसको। तो हाफ हाफ करना मतलब 1 0 और 2 1 है ना। तो यहाँ पे 1 0 और 2 1 आ सकता है। तो कितना तरीका है? 1 0 2 1, टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? ये 3 को परमुटेशन करना है, बस ये फिक्स कर रखा है मैंने। तो यहाँ से कितना आ गया? 3। और यहाँ से कितना आएगा? ऐसे ही 1 2, तो वैसे ही सेम ही रहेगा इसका आंसर। ऐसा भी 3 मिलेगा, यहाँ नहीं। उसी लॉजिक से ऐसा भी 3 आएगा, सॉरी, तो उसी लॉजिक से ऐसा भी 3 बनेगा। अब इसका भी कितने बनेंगे? तुम्हारे पास कितने वंस थे? 5 वंस थे ना, 3 यूज कर लिए, तो 1 1 इनमें से 3 जगह में से 1 1 यूज होगा, 2 0 यूज होगा। तो इसका कितने तरीके होंगे? ये भी यही होगा सर। हाँ, 3 ही होगा। तो 3 3 3 3, टोटल 12 मैट्रिक्स बना सकते हो टोटल। देखो बनाना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो चेक कर लो, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ पे 3 होगा वही यहाँ होगा। तो इधर देख लो, हाफ कर दो। तो तुमने यहाँ पे 5 तुम्हारे पास वंस था, तो 1 1 यूज किया, 4 1 बचा, तो 2 हेयर यू कैन यूज, 2 हेयर इट विल कम, तो हाफ कर दो। और 0 तुम्हारे पास है ना, 4 थे, तुमने 2 यूज कर ले, 2 बचे, तो 1 यहाँ आएगा, क्या आएगा? तो 1 इसमें 2 2 1s और 1 0 कैन बी अरेंज इन दिस वे। तो आंसर 12 है। एक बार देख लो। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ चंचल, आपका इसमें क्या डाउट था? कौन सा वाला क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाला उसका प्रूफ। अच्छा, कि सर वो 1/2 का ट्रांसपोज 2 हो जाएगा ना, इसलिए मुझे उसमें प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हाफ टाइम a प्लस a ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन आपका डाउट है? हाँ वो वाला। तो वो एक्चुअली थ्योरम है। देखिए, तो हम आते हैं आगे। सो देखो सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कोई, तो वो फॉलो कर दिया ना। हाँ देखो यहाँ पे, सो थ्योरम लिख रहा हूं मैं, आप इसको प्रूव कर देता हूं मैं, कि इफ नहीं a इज एनी मैट्रिक्स, सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a, ठीक है, a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a क्या होगा? और जो पहला स्टेटमेंट है कि हाफ टाइम a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये रिजल्ट है। दूसरा, हाफ टाइम a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ठीक है जी, देख लीजिए, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। सो एक्चुअली इससे पहले मुझे ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी। तो हमने ट्रांसपोज लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रांसपोज होता क्या है। सो ट्रांसपोज में सिंपली ये था कि ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन का, तो जो ए ट्रांसपोज होगा दैट विल बी ए जे आई एन क्रॉस एम का, ठीक है, ए जे आई एन क्रॉस एम का होगा। इनफैक्ट ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, ये मैं कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सो यहां क्या होगा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे आप, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। अब एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरा, कांस्टेंट टाइम ए है और उसका ट्रांसपोज ले रहे हो आप, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और फोर्थ वाला है ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है, ये जरूरी नहीं है ए बी के इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो इनफैक्ट होता क्या है, तो होता ये है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो ये इसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ये इसके इक्वल रहेगा। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। अब आइए यहां पे काम करते हैं। तो पहले को मान लेता हूं मैं पी मैट्रिक्स, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप पी का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो जब आप पी का ट्रांसपोज लेंगे तो पूरे पे ट्रांसपोज लग जाएगा। सो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इस पूरे का ट्रांसपोज लग जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है, छठा, कि ए ट्रांसपोज है और फिर से आपने ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या होगा सर, यही होता है, खुद से ए आ जाएगा, वो ए ही आ जाएगा। आप चेक करके देखो, आप एग्जांपल बनाओ, हमने कल ना ये थे ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख देते हो, नया मैट्रिक्स बनाते हो आप, जो सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम बना देते हो, जो थर्ड रो उसको आप थर्ड कॉलम बना देते हो। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब देखिए, सो अब खोलो इसको, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर होगा। अब जो कहते हैं हाफ का ट्रांसपोज 2 होगा, जब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा। तो इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं। एक तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज है। अब आप इसको खोलिए, अब यहाँ सम रूल लगेगा यहाँ पे, तो आप सम वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो एंड में वही आ जाएगा, सही कह रहे हैं आप, है ना। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा एंड में कि हाफ तो बाहर ही रहेगा। अब सम लगा लेंगे तो ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और बाद में वो ए ही हो जाना है इसको। तो हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो फाइनली वही आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था, मतलब P आ गया। तो क्या इससे प्रूव हो गया कि P का ट्रांसपोज हमने निकाले और वो P ही आ गया। तो इसका मतलब है जो P मैट्रिक्स मैंने लिया था वो सिमेट्रिक है, चाहे A कुछ भी हो। सो दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा ऐसा। वैसे ही आप प्रूव कर सकते हैं दूसरे वाले को। अब मान लीजिए Q है, अगर सेकेंड वाला आपको प्रूफ करना हो, सो Q मान लीजिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज को, तो आप Q का ट्रांसपोज ले लीजिए। आप इसको प्रूव करके देखिए, माइनस Q आ जाएगा। आप खुद ट्राई करके देखिए, और नहीं हो रहा तो मुझे बताइए। तो इसका मतलब है Q जो है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, चेंज हो रहा है, आपको याद है ना, A प्लस A ट्रांसपोज, यहाँ इसको चेंज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब करके देखिए सॉल्व, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं अगर चाहो तो आप, तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज ले लीजिए उस पे। सो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज लीजिए, तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आएगा। सो अभी A माइनस A ट्रांसपोज का बाहर ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज पे डिफरेंस रूल लगाइए, तो ये ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। सो हाफ A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस कॉमन ले लीजिए, सो माइनस हाफ, माइनस कॉमन लेंगे तो A माइनस A ट्रांसपोज, जो कि माइनस Q आ गया। तो इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, थ्योरम है।
तो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो हाफ बाद में लगा है, अब हाफ हटा भी देंगे तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा, है ना, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिमेट्रिक ही रहेगा। सो चलिए आगे। इनफैक्ट एक और थ्योरम ये है कि अच्छा यही रिजल्ट, सेम रिजल्ट हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए ट्रू है, सेम रिजल्ट, है ना। तो इसको मैं थ्योरम लिखने वाले इसको कंप्लीट कर देता हूं। जो थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. यूनिकली, सिर्फ एक ही तरीके से, आप दूसरा कॉम्बिनेशन इन जस्ट वन वे, यूनिकली मतलब दैट इज आप ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो अभी आपने देखा था कि मैंने पहले का नाम P रखा था, दूसरे का Q रखा था, और P मैट्रिक्स सिमेट्रिक आया था अभी, और Q मैट्रिक्स Q सिमेट्रिक आया है। तो इसका मतलब है और कोई दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते आप, है ना। तो उसके इसमें सिमेट्रिक Q सिमेट्रिक नहीं रहेगा। सो दिस वे यू कैन राइट, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आप कुछ भी ले लो, अगर आप एग्जांपल से चाहो तो एग्जांपल भी आप देख सकते हो। जैसे ए मेरे पास है, कुछ भी आप बना सकते हैं, 2 क्रॉस 2 कर लीजिए, 2 3 4 5 मान लीजिए ऐसा। ये थोड़ा सा मैं वैसा लेता हूँ ताकि सम करना आसान हो ना। सो 2 6 8 ले लीजिए सर, मान लीजिए इस तरह से। तो यहाँ से आप ए ट्रांसपोज जब आप लिखेंगे तो ये होगा 2 6 4 8, इस तरीके से आएगा ट्रांसपोज। अब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज लेके देखिए। सो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ना। अभी ये सिमेट्रिक है क्या, ए सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना। yes. ए को चेक करना, सिमेट्रिक है, ए मैट्रिक्स में पूछ रहा हूं। ए वाला सिमेट्रिक नहीं है ना, ए नहीं है। सिमेट्रिक कब होता है, जब पहली रो और पहली कॉलम सेम दिखे आपको, दूसरी रो और दूसरी कॉलम सेम हो, तब सिमेट्रिक होता है। क्योंकि ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाएगा, इक्वल थोड़ी है। देखिए ये दोनों इक्वल थोड़ी है, ये 6 है यहाँ पे, यहाँ 4 है। तो ए और ए ट्रांसपोज जब इक्वल होगा तब सिमेट्रिक होगा, वो इस तरीके से है। तो यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 10 10 16। अब चेक कीजिए ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये है 4 10 4 10 है ना। यहाँ पे 10 16 10 16 इस तरीके से। अगर आप a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, चेक कीजिए। a में ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 0, फिर 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 0। चेक कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक है, यस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जस्ट ट्रांसपोज, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। तो आपके पास क्या मिला यहाँ से एक्चुअली, तो आप चेक कर सकते हैं और इसमें भी लिख दीजिए। तो आप चाहो तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो इसको। सो जो मेरा मैट्रिक्स है एक्चुअली 2 6 4 8, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ टाइम 4 10 10 16 प्लस हाफ टाइम 0 2 माइनस 2 0। अब चाहो तो इसको हाफ से डिवाइड कर लो, तो फाइनली आपके पास आएगा
फाइनली जो सिंप्लीफाई करके आएगा वही आएगा 2 5 कितना 5 8 प्लस यहाँ आएगा 0 1 -1 0। और ये वाला सिमेट्रिक है, आप चेक करके देखिए, और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, आप चेक करके देखिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो एवरी मैट्रिक्स, अब कोई दूसरे तरीके से आप नहीं लिख सकते, यूनिकली है। ये वाला मैट्रिक्स यूनिक है और ये यूनिक है। यूनिक इन द सेंस, सो आपने लिखा A इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। अब कोई दूसरा सिमेट्रिक आपको नहीं मिलेगा या दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक नहीं मिलेगा जिसको आप ऐसा लिख सको, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। यही दोनों है, यूनिक मैट्रिक्स है। तो इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ अ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक है क्या, वो ये वाला मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या ये है, और दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते कि सम A हो जाए। सेम चीजें होल्ड करती हैं हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए। देखिए तो यहां मैंने क्या लिखे थे, यहां मैंने लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, और एक वर्ड यूज किया था ट्रांजुगेट, उसमें भी शायद क्वेश्चन है ना इसमें, तो जो असाइनमेंट दिया था। तो ट्रांजुगेट जो हमारे पास है, जो वर्ड हमने ट्रांजुगेट यूज किए थे, इसका मतलब था ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, है ना। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों एक साथ, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों एक साथ, ये है। तो इसका नोटेशन था, हम लोग ये लिख रहे थे A की पावर थीटा, इसका मतलब है A ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, या A कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, बात बराबर है। सो ये नोटेशन है आपके पास। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या होगी प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सेम ही है। जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं वैसे ही रहेंगी। बताइए क्या लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसपोज में आपने लिखा है, तो यहाँ पे एक्चुअली ना वो रियल नंबर है, मेनली ट्रांसपोज का बात होता है ना, हम लोग लिख रहे थे। अभी यहाँ पे एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती हैं। तो यहाँ मैं जो कांस्टेंट लूंगा वो कांस्टेंट मेरा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो उस केस में पहला A प्लस बी का जो ट्रांजुगेट आएगा वो A का ट्रांजुगेट प्लस B का ट्रांजुगेट, नॉट ट्रांसपोज। अगर माइनस हुआ तो भी ओके है। कांस्टेंट टाइम A है, इसका ट्रांजुगेट ले लो। तो यहाँ कांस्टेंट में रियल नंबर ले रहा हूं, इस तरीके से रहेगा। फोर्थ A इंटू बी का ट्रांजुगेट किसके इक्वल होगा, ये थीटा इंटू A, ठीक है ना। और क्या वहां लिखाए थे एक्स्ट्रा, और था A ट्रांजुगेट का फिर से ट्रांजुगेट ले लो, क्या आ जाएगा A। और क्या लिखाए थे, हाँ ये हो गया ना। सो प्रोडक्ट बस रह गया, अच्छा यहाँ रह गया ना ये। तो ये हो गया B ट्रांजुगेट A ट्रांजुगेट, ये सब प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजुगेट क्या। आप वेरीफाई कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज को, आप वेरीफाई कोई एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल से आप चाहो तो, या आप बताओ कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई करना तो एग्जांपल से कर सकते हैं, प्रूव भी हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है ना। सो सम डिफरेंस ज्यादा कैसे, यहाँ की तो 6 प्रॉपर्टी है ना, कौन सा एक्स्ट्रा है,
अच्छा वो लिखा इक्वल नहीं है वो वाला, अच्छा ठीक है। सो वही चीज़ है। जैसे आप एक एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास है ना, जैसे 1 प्लस आयोटा 1 2, मान लीजिए 2 प्लस आयोटा या 2 प्लस 3 आयोटा मान लीजिए एग्जांपल के लिए। तो एक का अगर आप जस्ट ट्रांसपोज ले रहे हैं मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं आप, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ 1 2 तो ऐसे ही 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, जो कॉन्जुगेट लिया उसमें ट्रांसपोज लगा दीजिए अब। सो अब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो 1 माइनस आयोटा 1 2 और 2 माइनस 3 आयोटा है ना, सो 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये ए थीटा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये ए थीटा हो गया, ठीक है, ये ए थीटा है। अब ए थीटा प्लस ए करके देखिए क्या आएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो ए प्लस ए थीटा, ये ए थीटा है, तो ए प्लस ए थीटा क्या आ गया 2 3, अच्छा यहाँ 3 और यहाँ पे ऐसा हो गया कि कैंसिल हो गया, सो 4 हो गया, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं ऐसा करता ए थीटा माइनस ए, अच्छा ए माइनस ए ट्रांसपोज ना, तो ए थीटा माइनस ए ये क्या आएगा। सो अगर आप ये देखो ए थीटा में ए घटाओ, अरे यार मैं उल्टा लेना चाह रहा था ना, ए माइनस ए थीटा, तो है ना, हाँ ए माइनस ए ट्रांसपोज किया था ना हमने वहां पे, तो उस तरीके से। सो आप अगर ये ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, ए में से ए थीटा घटा दीजिए, ए में से, सो कितना बचेगा 1 1 कैंसिल 2i, 2i फिर माइनस 2i, ए में से ट्रांसजुगेट हटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम, ये है ना ए थीटा, चेक करो 2i होगा, एंड 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 और 2 2 कैंसिल तो 6i। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो ए थीटा ए प्लस ए थीटा जो आया है क्या वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ये जो आपका ए प्लस ए थीटा है यहाँ पे क्या वो हर्मिशियन है कि नहीं, यस सर, है ना, हाँ। तो ये आपका ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जो a माइनस ए थीटा है क्या वो स्क्यू हर्मिशियन है, तो कैसे चेक करेंगे आप, इसका वो ले लो कंजुगेट ले लो, देखो क्या आता है, ट्रांसपोज कंजुगेट है ना, तो नेगेटिव ही आएगा, है ये चेक करो, तो कहने का मतलब ये है यहां भी वो सारे रिजल्ट ट्रू हैं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं हाफ लगाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन पहला स्टेटमेंट हाफ, अब हाफ हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो a प्लस a ट्रांसजुगेट और दूसरा है हाफ a माइनस a ट्रांस, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। और दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इनफैक्ट अगर एक्सटेंड करोगे प्रूफ वैसे ही हो जाएगा। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर सारे एंट्रीज रियल नंबर है मैट्रिक्स में तो हर्मिशियन इज सेम एज सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन इज सेम एज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम थ्योरम, कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ, है ना, कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ Hermitian and a skew Hermitian matrix.
यूनिकली, ठीक है, यूनिकली, ठीक है। तो दोनों को यूनिकली लिख सकते हैं हम लोग। जी, अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरफ से लिख सकते हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज को उन दोनों का माइनस करके भी तो लिख सकते हैं। करके देखो, ट्राई करो। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन रहेगा? वो नहीं रहेगा, फेल हो जाएगा। चेक करो जरा। माइनस करके लिख सकते, तो डिफरेंस हो गया ना। हम तो सम की बात कर रहे हैं, सम शुड बी यूनिक, तो सम तो यूनिक है, मतलब ये दोनों यूनिक होगा। सम की बात करें, हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन, दोनों का सम हुआ। डिफरेंस भी लिख सकते हो सर, तुम डिफरेंस भी बोल सकते हो। तो मतलब रिलेटेड है एक्चुअली, ये क्या है, रिलेटेड है। हो गया डाउट क्लियर, या अभी और कुछ पूछना है? सो नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, सिमेट्रिक तो हो गया, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, देखो। तो मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन जो ए बी माइनस बी ए होगा इज, ऑप्शन ए होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑप्शन बी स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन सी जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन डी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करेक्ट होगा बताओ? ठीक है, तो ये तो मत तुम इजीली प्रूव कर सकते हो। मान लो कोई ये मैंने जो असाइनमेंट भेजा था उसमें भी होगा ये जीरो मैट्रिक्स। जीरो होगा पक्का? यस सर। कैसे? क्योंकि ए बी इक्वल टू माइनस ए बी होता है। नहीं सर, हम एक मैट्रिक्स ई इक्वल टू वो चूज करके उसका ट्रांसफॉर्म्स लेंगे, फिर उसका जो थ्योरम होता है वो अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो इजी है, देखो ये कुछ मान लो, कुछ नाम दे दो, पी ले लो, ठीक है ना। ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तुम्हें दे रखा है कि ए बी सिमेट्रिक है, ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए बी और बी ए का ट्रांसपोज लेना, मतलब पी ट्रांसपोज। डिफरेंस रूल लगाओ, सो डिफरेंस रूल लगाओगे तो इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसको अलग अलग कर दो
तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ध्यान रखना इसका, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, मतलब ऑर्डर चेंज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब तुम्हें दे रखा वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो यहां से आ जाएगा, सो ये हो गया बी ए, ठीक है ना, माइनस ए बी। अब चेक करो तुम्हारा पी क्या था, तो ये माइनस ऑफ पी आ गया, तो पी ट्रांसपोज तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, माइनस पी के। तो इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो जरूरी नहीं है, तुम एग्जांपल लो, जीरो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कुछ और डेफिनेशन लिख लो अगला। सो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी डेफिनेशन लिख लो। तो हमने मेनली डेफिनेशन देखा है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और क्या है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, लास्ट टाइम देखा, डेफिनेशन पर लिख लो। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? A square matrix is said to be orthogonal matrix such that A into A transpose is equal to I into B. हाँ, सो सिंपल डेफिनेशन याद रखना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कि ऐसा हो जाए कि A इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाए, या A ट्रांसपोज इंटू ए आई हो जाए, बात बराबर है। तो ऑब्वियसली बात बराबर ही है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो वही आंसर आएगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करो, या क्योंकि आइडेंटिटी है ना, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। सो कोई एक हो गया तो काफी है, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, अगर आई हो जाए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल बताओ इसका। हाँ, आइडेंटिटी तो होगा ही, ठीक है। नॉन आइडेंटिटी बताओ कोई। डायगोनल मैट्रिक्स। सर इसको कोई जनरलाइज कर सकते हैं हम, ए बी A1 ऐसे करके कुछ कंडीशन ला के उधर इक्वल करके हो सकता है, मतलब मुझे तो जनरली याद नहीं होता। कोई ट्राई करो, ढूंढो। ये तो आइडेंटिटी इजीली हो गया, तो मतलब आइडेंटिटी तो बहुत इजी एग्जांपल है। थोड़े नॉन ट्रिवियल ढूंढो। हाँ, 1/√2 अगर मैं ऐसा लिखूं, माइनस 1/√2, फिर 1/√2, 1/√2 नहीं, थिंक यहाँ माइनस होगा, नहीं ठीक है ना, तुम जो कह रहे थे वही कर रहा हूं मैं, उसमें थीटा को π/4 रख दो जो आप बता रहे हो, है ना। तो ये देखो सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ, ये तो इजी है, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी ट्रांसपोज, तो ये आपका आई ही आएगा। यहां से चेक कर लो, ए ट्रांसपोज इंटू ए करके देखो क्या आता है। तो ये आई ही आएगा, आप चेक कीजिए, 1001 ही आएगा। हो गया। एक और आता है यूनिटरी मैट्रिक्स, वो क्या होता है? हाँ, तो इसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन है। जैसे आपने देखा था कि जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंट्री हो जाएंगी, तो उसका हर्मिशियन मैट्रिक्स था। स्क्यू सिमेट्रिक का कॉम्प्लेक्स वर्जन स्क्यू हर्मिशियन है। तो वैसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल एंट्रीज पे बात करते हैं ना, कोई भी एंट्री हो सकता है। यहाँ पे सिंपली हम लोग ट्रांसपोज की बात करते हैं जस्ट, वहां पे ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट भी आता है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो
ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट भी आएगा। तो वहां पे क्या होगा कि तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, वैसे ही यूनिटरी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स such that a into a theta is equal to I। so a theta का मतलब हो गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है ना, तो इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। तो एक चेक करो, जैसे ऐसा हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ट्राई करते हैं। तो इसमें आएगा तुम्हारा, देखा था मैंने 1/√2 वाला, तो 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2, फिर 1/√2 और ये आएगा आयोटा बाई √2। इसको चेक करो जरा, एक बार ट्राई करो। तो ए अगर मैं थीटा लिखता हूं, जरा ट्रांसपोज लूंगा पहले, कॉन्जुगेट भी। सो जब ट्रांसपोज लेंगे और कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज मतलब ये यहाँ आएगा तो 1/√2 एज इट इज, ये यहाँ आएगा लेकिन कॉन्जुगेट करने के बाद तो आयोटा अपॉन √2 हो जाएगा। ये आपके पास 1/√2 है और इसका लेंगे तो माइनस आयोटा अपॉन √2 हो जाएगा। सो ये ए थीटा हो गया। समझ आता है आपको क्या हो रहा है? दो चीजें यहाँ एक साथ होती है, एक तो ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब जो लिखेंगे उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो आप चाहो तो अलग अलग प्रोसेस कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज ले लो और बाद में कॉन्जुगेट लगा दो, पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज लगाओ। तो कॉन्जुगेट लगाओ तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगी और ये जो प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगी। सो आप जरा ट्राई करके देखो, a इंटू ए थीटा, चलो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, है ना। सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या लिखना है ना। सो क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1/2 और माइनस रहेगा आयोटा स्क्वायर -1, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 2, मतलब -1 आयोटा स्क्वायर बाई 2 ना, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर -1 0 1 आ जाएगा, ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो ये एक एग्जांपल है। एक्चुअली इन सब का यूज ना डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे इन सब का, तो हम देखेंगे कि किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है ना। जैसे अगर फाइंड करेंगे आप, जैसे भाई इसका डिटर्मिनेंट अगर लोगे तो क्या आएगा भाई, -1 हो सकता है कि नहीं, हाँ, प्लस -1 ना, दोनों हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ये तो डेफिनेशन हो गया, और क्या बोला एक बार सिलेबस देख लेते हैं। मतलब अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं चीजों को। तो जैसे इसमें था, यहाँ पे ना मैं कल यहाँ से स्टार्ट किया था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स डिफाइन किया, अलजेब्रा वो बाद में कराएंगे, ये देख रहे थे। फिर सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, हर्मिशियन क्या है, स्क्यू हर्मिशियन क्या है, ऑर्थोगोनल भी लिखा हमने, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, यूनिटरी ए इंटू ए थीटा आई। अगला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट एंड निलपोटेंट। सो नेक्स्ट बताना है कि व्हाट इज आई, ये सब डिफाइन कर रहा हूं मैं। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या डेफिनेशन, A equal to A square, A is equal to A square। ठीक है ना। एग्जाम्पल सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A such that A square is equal to A is called
आइडेम्पोटेंट। कोई एग्जांपल बताओ इसका। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एग्जांपल बताओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ आईडेंटिटी तो चलो ट्रिवियल एग्जांपल है, सही बात है, आईडेंटिटी तो होगा ही, नॉन ट्रिवियल ट्राई कीजिए। सो अगर लिखूं मैं 4 -1, इसको ट्राई करो। मैट्रिक्स भी होगा ना? जीरो मैट्रिक्स भी होगा, यस। हाँ तो ये सब ऑप्शंस में चेक कर देना इजी होता है, जो थोड़े आसान से है ना। जीरो मैट्रिक्स के लिए चेक कर लो, आइडेंटिटी के लिए चेक कर लो। नॉन ट्रिवियल जैसे ये हो गया, इसको चेक करके देखिए कि अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा, क्या सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, 4 - 1 12 - 3, सो 4 - 1 12, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो 4 4 16 -12, सो ये आ गया 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -4 + 3 -1, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 48 - 36 12, और इसको इससे कीजिए -12 + 9 -3, तो हो गया, मतलब यही आ गया। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट। अभी डेफिनेशन लिख रहा है, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो और एक नेक्स्ट था नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये क्या है भाई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is said to be nilpotent matrix if there exists at least positive integer k such that a to the power k equal to 0। मतलब कोई एक, मतलब उसको लीस्ट टाइम उसको प्रोडक्ट किया जाए, तो अगर उसमें 0 आ जाएगा उस डिग्री के लिए, उसको ऑर्डर के बोल सकते हैं। हाँ ऑर्डर, उस ऑर्डर के लिए। yes। सो जैसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां पे जैसे बताया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव, ये देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। So there exists a positive integer a such that, sorry, positive integer कोई मान लो m बोल दो, m such that कि a की पावर m जो होगी वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। a की पावर m क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, है ना। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ m जो होगी, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड, इंडेक्स बोलते हैं, कॉल्ड इंडेक्स, है ना। सो क्या होगा, इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। सो कोई एग्जांपल बताइए। सो जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, तो मान लो तुम ले लो 2 4, ठीक है, या -1 और कितना -2। इसको चेक कीजिए, तो ये आपके पास ए, आप स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा जी ए स्क्वायर इसका, तो अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड करूं यहाँ पे तो क्या होगा, देखो अगर ए स्क्वायर मैं फाइंड करता हूं
2 4 सो 2 4 -1 -2 जीरो मैट्रिक्स आ रहा है है ना, जीरो आएगा ना, ठीक है। सो 2 4 -1 -2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2, है ना। सो ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर जीरो है, तो ए क्यूब क्या होगा, आगे जितने पावर दोगे आप जीरो ही होगा। आप ए क्यूब फाइंड करो, ए आगे के सारे ऑर्डर है ना जीरो ही हो जाएंगे। ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5 सब जीरो होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो ये तो डेफिनेशन में देख लिया, प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सबका जरूरत पड़ेगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिस्कस करने में, कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, सिमेट्रिक है तो आइगन वैल्यू क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक है तो आइगन वैल्यू क्या होगी, हर्मिशियन है तो आइगन वैल्यू क्या है, स्क्यू हर्मिशियन तो आइगन वैल्यू क्या है, ऑर्थोगोनल है तो आइगन वैल्यू क्या है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है बाद में, इसकी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इस तरह की होगी, तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। डिटर्मिनेंट भी देखेंगे अभी। सो पहले ये तो हमने डिफाइन कर लिया, जस्ट ये मैट्रिसेस हमने अभी डिफाइन किया है, ये जो हमारे पास था मैट्रिसेस वाला वो डिफाइन कर लिया कि क्या होता है। अब आगे क्या है, जैसे इन्होंने बोला डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट क्लास में डिफाइन किया था मैंने पिछले क्लास में कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक फंक्शन है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से एसोसिएट करता है, तो जो नंबर आएगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या है कि इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो ये थोड़े, तो ये आपको ट्राई करना है, 11th 12th में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं कि इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डिटर्मिनेंट डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जी सर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? मतलब अगर 4x4 का आता है तो बहुत टाइम लग जाता है निकालने। है ट्रिक्स, वो भी रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन 4x4 का आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां आपको 4x4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं चेक करना चाह रहा आपको ओपन करना आता नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट आपके देख रहे हैं कि मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो ओपन नहीं करने को बोलेगा। जैसे कि कोई गेट एग्जाम होता है, जैम एग्जाम होता है, तो एक जो जिस साल का एक क्वेश्चन होता है उस साल के बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब आंसर आपका 2023 दे दिया, हाँ 2024 में कब होगा, तो उस टाइप का जो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तुम कोई क्वेश्चन बताओ फिर बताते हैं, क्योंकि ऐसे जनरल बताना डिफिकल्ट है, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दो फिर पता चलेगा कैसे करना है। तुम चेक करना पीवाईक्यू वाले में पता चल जाएगा। तो भैया थोड़े डिटर्मिनेंट एक बार हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो यहां से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सो डिटर्मिनेंट में क्या है, मेनली है ना, लास्ट में डिफाइन किया था मैंने, डिटर्मिनेंट क्या एक फंक्शन है, तो हमने ओपन भी किया था 1x1 में जो एलिमेंट है वही हो जाएगा, 2x2 है तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस नॉन डायगोनल, 3x3 का ओपन किया था, 4x4 का भी इस तरीके से। सो मेनली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखनी है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर मैं डिटर्मिनेंट्स बताऊं आपको, सो पहला ये है कि मान लीजिए अगर आपको देखो सिंपल जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n का है तो उसका क्या होता है, ये तो ऑब्वियस है, क्या होगा मतलब 1 डिटर्मिनेंट 1। और जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लीजिए, सब बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप जानते होंगे, मान लीजिए ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका एंट्रीज है डी आईज, मान लो n क्रॉस n का है, तो मतलब इस तरह से अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल n क्रॉस n है, यहाँ d1 है, d2 है, यहाँ dn है, मान लो बाकी सब जीरो है, इधर जीरो सब जीरो, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जीरो मतलब उधर है। तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अरे सम या प्रोडक्ट है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो सिंपली हो जाएगा d1 इंटू d2 इंटू d3 डॉट 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 dn, मतलब प्रोडक्ट ऑफ di लिख सकते हैं आप, i फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। इनफैक्ट इसका ही नहीं,
अगर अपर ट्रायंगुलर है लोअर ट्रायंगुलर है तब भी आंसर सेम आएगा। तो इनफैक्ट इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं फोर्थ में कि इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, विथ डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज d1 d2 डॉट 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 dn, मान लीजिए इस तरह से है। सो देन डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू d1 इंटू d2 इंटू d3 अप टू dn, मतलब प्रोडक्ट ऑफ di's i फ्रॉम 1 to n। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, सब आसान प्रॉपर्टीज है जो आपको यूज इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे। तो सिंपली अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो डायगोनल से याद है एक वर्ड आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये डेफिनेशन लिखा देता हूं, जस्ट ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। सो ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं आप, डेफिनेशन क्या है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? ठीक है ना, हाँ सिंपल है। सो डायगोनल एंट्रीज का सम, कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए a11 a12 डॉट a1n, a21 a22 a2n, an1 an2 ann, इस तरीके से। सो ट्रेस सिंपल है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, है ना। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। सम है, अभी तुमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज आ रहा था डायगोनल मैट्रिक्स का या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर का डिटरमिनेंट, सबका नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, उस केस में जो डिटरमिनेंट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगी। अभी ट्रेस का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। सो डायगोनल एंट्रीज का सम मतलब दैट इज, तो ऐसा होगा ट्रेस ऑफ ए इज समेशन ai फ्रॉम 1 to n, ओपन करके लिखोगे तो वैसे एलिमेंट्स a11 a22 इस तरीके से ann इस तरीके का है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेस हो गया, तो डेफिनेशन है। एग्जांपल के लिए अगर a कोई मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए, तो आपसे मैं पूछूं कि ट्रेस ऑफ a क्या होगा, ट्रेस ऑफ a, तो ऐसे क्या करेंगे 159 का सम है ना। सो 1 + 5 + 9 15 है, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, तुम बता सकते हो? कैलकुलेट करो जरा, ये बड़ा उस तरह का मैट्रिक्स है। सो व्हाट इज डिटरमिनेंट? हाँ, ये 0 हो जाएगा। आइए पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिर इनवर्स पे बाद में आएंगे ना। तो और क्या प्रॉपर्टी लिख रहा था मैं, मान लो कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं, तुम उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे कुछ प्रॉपर्टीज ना, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। देखो तो 3 4 हो गए। हाँ, वो जो प्रॉब्लम दिखाई है, वो जो कौन से वाला, ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये जो 0 हुआ, ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी लग सकता है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, लगा सकते हो। देखो कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू हो ना,
तो देखना पड़ेगा, तुम्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन रो, अभी मैं आगे बताऊंगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो मैट्रिक्स की एंट्री चेंज होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है। वो एक सारे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो जो तीसरा वाला है कि कोई आर आई को चेंज करो, आर आई प्लस के टाइम आर जे, मतलब आर आई का मतलब हो गया मेरा आई रो, या सी आई लिख दो, जे मैं दिखाऊंगा अभी, तो वो चेंज नहीं होगा। हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे। देखो नेक्स्ट में लिखना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी ये है कि मान लो 5वां प्रॉपर्टी है ये, कि मान लो ऐसा है कि इफ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, देन A इंटू B का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, तो इजीली इक्वल हो जाएगा एक्चुअली। ओके तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट B। अब एग्जाम्पल लेके देखो, आप इन सबको वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम्पल से, प्रूफ भी है, तो प्रूफ डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट आप वेरीफाई कर सकते हो। एक मैट्रिक्स ए लो, एक बी लो, ए का डिटर्मिनेंट निकालो, बी का फाइंड करो, फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया उसका डिटर्मिनेंट लो और चेक करो इक्वल आएगा। तो छठा ये है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सो ये हमेशा इक्वल रहेगा। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, इफ A is a square matrix of order n cross n या order n, then आप क्या जानते हैं कि कांस्टेंट टाइम A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? A to the power n minus 1 into n minus 1 या n? k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। सो k की पावर n बाहर आ जाएगा, n क्या है? ऑर्डर है मैट्रिक्स का, इंटू डिटर्मिनेंट है। ओके अब मैं आपको अगर कुछ प्रॉपर्टीज और समझाऊं, जैसे मान लो कि 7वां हो गया ना, 8वां, 8th है कि मान लो तुम एक 3 क्रॉस 3 का ले लो, लेट्स से ABC PQR XYZ, ये A है, और एक B मैट्रिक्स, ध्यान से देखो B मैट्रिक्स में क्या कर रहा हूं मैं कि मान लो यहाँ XYZ है और यहाँ ABC है और यहाँ PQR है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड B? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें एक्चुअली फर्स्ट रो को इंटरचेंज किया मैंने थर्ड रो से, या किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करने पे क्या फर्क पड़ता है डिटर्मिनेंट में? साइन चेंज होगा। हाँ, सो डिटर्मिनेंट A जो होगा जस्ट नेगेटिव होगा डिटर्मिनेंट B के, या B नेगेटिव होगा A के। सो ये प्रॉपर्टी इसमें ये कहना चाह रहा है कि इफ यू इंटरचेंज एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम, इंटरचेंज एक बार ही, अगर 2 बार करोगे तो इक्वल आ जाएगा फिर, है ना, मतलब वो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। वंस एक बार आप इंटरचेंज कर, मैंने क्या किया यहाँ पे R1 और R3 को इंटरचेंज किया, एग्जांपल समझाया आपको। अब किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ओके, अब अगर ऐसा हुआ कोई 2 रो आइडेंटिकल है, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, या तो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा मैट्रिक्स का? 0। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको कि मैंने कहा जैसे मान लीजिए 1 2 3 है
और यहाँ 4 5 6 है, और यहाँ मैं जस्ट डबल मान लीजिए इसका मल्टीपल ले लिया 5 टाइम, 5 10 15, तो ये 1 2 3 है और इसका 5 टाइम हो गया दिस। तो अगर आप यहाँ a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा एक्चुअली। सो डिटर्मिनेंट a 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल है या प्रोपोर्शनल है। आइडेंटिकल होगा तो ऐसे 0 हो जाएगा। सो ये हो गया। और एक और प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, अगर जरूरत पड़े तो 9 10। अगर कभी आपका डेल्टा में लेता हूं डिटर्मिनेंट को, अगर ऐसा है यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मान लो a1 प्लस a2 फॉर एग्जांपल p1 प्लस p2, मान लीजिए इस तरह से है। रेस्ट लेट्स से x y z, और यहाँ कुछ भी ले लो, x1 y1 z1 मान लो ऐसा, x2 y2 z2, कोई भी एंट्रीज है। तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगा। अगर आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना लो तो भी आंसर सेम ही रहेगा इसका। मतलब यू कैन राइट दिस फॉर्म अगर जरूरत पड़ी कभी। सो लैम्डा 1 यहाँ, लैम्डा 2 यहाँ, a1 यहाँ, a2 यहाँ, और p1 यहाँ, p2 यहाँ, ये सब नंबर्स हैं। बाकी एज इट इज x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये एज इट इज। बस पहला रो चेंज हुआ। देखो पहले रो में सम है ना, सो आपने इसको ब्रेक कर दिया दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में। तो आपका आंसर है इस तरह से रहेगा। और यहां से हो गया x2 y2 z2, x2 y2 z2, इस तरीके से। सो बस चेंज क्या हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट्स यहां आ गए, सेकेंड एलिमेंट्स यहां आ गए। सो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व कीजिए तो आंसर वही आएगा जो इसका एक साथ आंसर आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है जो अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको, आई थिंक 12th, ये कौन सा नंबर था, 10th था ना, 11th। तो ये जो होगा आपका 11th कि कोई भी डिटर्मिनेंट है ऑन अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन जो कह रहे थे ना, तो ये वाला कि ith रो को आप चेंज करो, ith रो प्लस कांस्टेंट टाइम jth रो, या यू चेंज ith कॉलम, तो आई कुछ भी हो सकता है, i j के कोई नंबर ले लो। सो इफ यू अप्लाई दिस ऑपरेशन से क्या हो रहा है एक्चुअली, ith कॉलम को तुम चेंज कर रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो तुम k टाइम jth कॉलम, k यहाँ कोई रियल नंबर है। So the value of determinant remains same. On applying this transformation, value of determinant remains same. ये बहुत यूज होगा अगर कहीं वैसा क्वेश्चन आ रहा है ओपन करने वाला, तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया था अभी डिटर्मिनेंट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा आसान बना ले, है ना, डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेट करने में, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं कि मैं चलो थर्ड रो को चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, आपकी बड़ी जैसे भी आप चाहो था ना, तो मैं क्या करूँ, या दिस वे यू कैन डू। अब आपको देखना है कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे मैं R2 को चेंज करता हूँ, मान लीजिए R2 माइनस 2 टाइम क्या 4 टाइम कर दो, तो R2 माइनस 4 टाइम R1 कर दिया फॉर एग्जांपल। सो आप अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड रो को आप चेंज कर रहे हैं। कैसे, अब एलिमेंट्स इसको फॉलो करेगा। सो R2 माइनस 4 R1, तो R2 में R1 है ना 4 टाइम R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का 4 टाइम घटाओ, तो 0 5 माइनस 8 माइनस 3 6 माइनस 12 माइनस 6, ये आ गया आपका। तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा। आपको और सिंप्लीफाई करना आप और कर सकते हो, जैसे ये 3 है और ये माइनस 6 है, आप चाहते हैं इसको 0 बना दे, है ना, या आप चाहो तो इसको 0 बना लो, चाहो तो मर्जी है, या इसको देख लो, चलो इसको कम करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम के हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको। मैं थर्ड कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम माइनस 2 टाइम सेकेंड कॉलम, लेट्स से दिस। आप ये ऑपरेट करके देखिए क्या आएगा। तो आपको थर्ड कॉलम चेंज करना है, तो सेकेंड फर्स्ट कॉलम कुछ नहीं करना,
सेकेंड कॉलम का कुछ नहीं करना, थर्ड कॉलम चेंज करो। कैसे? थर्ड कॉलम माइनस 2 टाइम सेकेंड कॉलम, दिस माइनस 2 टाइम दिस, सो 3 माइनस 4 माइनस 1, दिस माइनस 2 टाइम दिस, 0, दिस माइनस 2 टाइम दिस, तो 9 माइनस 16 कितना होता है भाई? माइनस 7। ये आ गया। अब आप सिंप्लीफाई कर दो, यहां से ओपन कर सकते हो, स्टिल डिटर्मिनेंट विल गिव यू 0। अगर आप यहां भी ओपन करोगे तो आपका 0 आएगा। इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो, तो यहां से आएगा 1 इंटू माइनस 7 और प्लस 7, 0 ही आएगा फिर भी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काफी हेल्प करेगा आगे कोई वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हो गई डिटर्मिनेंट की। आप अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो ट्राई। अच्छा, उससे पहले मुझे वो भी डिस्कस करना पड़ेगा, एडजॉइंट क्या होता है, माइनर क्या होता है, सब पता है ना आप लोगों को। एक बार 11 12 वाला मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट रिवाइज कर लो, सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको आता था ही आप लोगों को, बस आपको रिवाइज करना क्योंकि भूल चुके होगे आप। तो उसको एक बार क्लास 12th में एनसीईआरटी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 2 अलग अलग चैप्टर्स आपको वो रिवाइज करने पड़ेंगे। सो जैसे मैं अगर कुछ क्वेश्चंस लिखूं, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि इफ सो लेट x y z आर डिफरेंट, ये तीनों डिफरेंट है, एंड डिटर्मिनेंट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब, दिस इज 0, देन आपसे पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज। अब ये एनएटी में आ जाएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ट्राई करके बताओ मुझे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, हाँ 0 नहीं, 0 नहीं आंसर। फिर वो प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं है, चेक कीजिए। सेम रेशियो आने चाहिए। तो आपको x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड? प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स वाई जेड। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो यू ट्राई, सब लोग ट्राई करो। जैसे द डिटर्मिनेंट इस तरह से है, मान लीजिए 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू। अब इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, मान लीजिए ए, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ऑप्शन बी एक्स क्यूब माइनस 1, ऑप्शन सी कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ऑप्शन डी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसा जरा ट्राई कीजिए, दोनों का आंसर बताइए मुझे ट्राई करके। डिटरमिनेंट में जो कॉमन लेने का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है सर? अच्छा हाँ, वो रह गया ना। वो नहीं बताया। तो कॉमन तो क्या होगा? यस यस, किसी एक रो एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो तुम। मान लो 13th बोलता हूं मैं, तो इसमें ये होता है कि मान लो के ए के बी के सी, यहाँ कुछ भी है, लेट्स से एक्स वाई जेड पी क्यू आर, सो यू कैन राइट लाइक दिस, के टाइम ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस तरीके से लिख सकते हो तुम। ठीक है,
कॉलम रो कॉलम से भी कॉमन निकल सकता है, किसी रो या कॉलम से कॉमन निकलता है। ऑल्सो इफ यू हैव कॉमन समवेयर, मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सो इस तरीके से, और इसी लॉजिक से वो आ रहा था k की पावर n वाला, जब तुम मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो सब में मल्टीप्लाई होता है। और डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक रो से एक कॉमन आएगा, दूसरे रो से दूसरा कॉमन, तीसरे, जितने रो है पावर उतना हो जाता है, इसीलिए। ये है एक्चुअली, यस। सो ये एक रो से आप कॉमन है, तो यहां मैंने क्या किया, इस रो से कॉमन निकाल लिया k से को, यहां इस कॉलम से कॉमन निकाल लिया k को। अगर हर रो से एक कोई कॉमन फैक्टर है तो यू कैन टेक आउट। बताइए इसका आंसर बताओ दोनों क्वेश्चन का क्विकली। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, तो इसको डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं आप, वो बता देता हूं अभी मैं। जैसे मान लीजिए XYZ का वैल्यू -1, XYZ का वैल्यू -1, यस यस, सही है। बताना एरिया क्या होगा, ये वर्टिसेस है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। एक तो मैं बता दूं जो एरिया 61 होगा सर। अच्छा ठीक है, 61/2 61/2, बाकी लोग चेक कीजिए। सो थ्योरम यहाँ पे लिख दूं मैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is absolute value of determinant डेल्टा जो होगा हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो तुम ऐसा लिख सकते हो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये यूज कर सकते हो। ये आपने लोअर क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ x1 ब्रैकेट इनटू में y2 माइनस y3, वही यही ओपन होकर वही आता है ना। अगर आप इसको देखोगे तो ये वही ओपन होके आएगा कि हाफ x1 टाइम y2 माइनस y3, x2 टाइम y3 माइनस y1, x3 टाइम y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन आया सर डी, इसका -1 डी और इसका 61/2। बाकी लोग वेरीफाई करो, मुझे अगर सॉल्व करना है तो बताओ। ठीक है, मैं सॉल्व करूं? हाँ सर वो जो सेकंड है उसका सी आ रहा है इसमें।
सी कैसे आ रहा है, 1 माइनस एक्स कैसे कॉमन आया? ऐसे पता है, इसलिए क्वेश्चन ट्रिक ये है, आप x कुछ पुट करके भी चेक कर सकते हो। मतलब x को मान लो 1 रख दिया मैंने उस तरीके से कि 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया, तो उससे दिक्कत ये हो सकता है कि उससे आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन में भी 1 1 1 रख दो, तो दिक्कत ये यहाँ पे सारे 0 आ जाएंगे, सारे ट्रू हो गए, तो मतलब ये वर्क नहीं किया। तो आप दूसरा नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल x की जगह 0 रख दो, तो क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया ना, x को 0 रख दिया। तो मतलब एंट्रेंस का बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव है तो खोलना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्या करना है, सिंपली x को 0 रख दिया, तो 0 रख दिया तो क्या हुआ, तो डिटरमिनेंट 1 आ गया। देखो 1 कौन सा देगा, तो उस केस में ये तो -1 दे देगा, तो ऐसे ही आउट हो गया x को 0 रखने पे। देखो एग्जाम्पल डिस्कार्ड करेगा, नॉट ट्रू बताएगा, ठीक है ना, मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो जब x को तुम 0 रखोगे तो फिर 1 C ट्रू हो सकता है, D बस B आउट हुआ। फिर कुछ और रख के भी चेक कर सकते हो, 2 रख लो x की जगह, ऐसा कर सकते हो, x की जगह 2 रख लो, फिर ओपन करो, नहीं तो सीधा सीधा ओपन कर लो, क्या दिक्कत है। मतलब प्रॉपर्टीज लगा के। एक तो ये है कि देखो ये सारे एंट्रीज कॉमन है, बस इसको घुमा रखा है इन्होंने। तो एक सिंपली प्रॉपर्टी ये लगाओ कि सबको ऐड कर दो पहले और बाहर निकाल दो, फिर बाकी को 0 बना लो। मैं सॉल्व करूं? सर मैंने डिटरमिनेंट निकाल दिया। अच्छा, डायरेक्टली तुमने ओपन कर लिया, ओके। तो ये आसान इसलिए कर लिया, बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिक्कत होगा। अदरवाइज अप्रोच तुम ट्राई नंबर्स पुट करेगा, 2 रख लो x को और देख लो कौन सा मैच हो रहा है। मतलब जो मैच नहीं हो रहा तो पक्का आउट हो गया, ये कहने का मतलब है। सर जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सर एक और फार्मूला है ना सर, जो मैंने ग्रुप में भेजा है, इस तरीके से उसको स्लाइडर मेथड करते हैं। कर सकते हो, उससे भी क्या दिक्कत है, अलग अलग मेथड है। तो तुमने जो भेजा है तुमने क्या भेजा है, अच्छा, तो वही आंसर उससे भी वही आता होगा, इसको ओपन करके वही आएगा मे बी, तो इसीलिए ठीक है, देखो करके वही आता होगा। उसका डिटरमिनेंट कैसे होगा? डिटरमिनेंट में तो वो कॉलम इक्वल होगा। नहीं वो डिटरमिनेंट है इसका, वो ट्रिक उड़िक लगाता है, x1 है y2 से, x2 y3 से, x3 y1 से, वैसे करके इस तरह से ही आएगा। खोलो उसको, खोल के देखो, तुम लोग वेरीफाई करो 61/2 आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करो। हाँ सर, डी आ रहा है सर। हो गया ना? अच्छा, जैसे हमने कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज एक बार में, अगर याद आया मुझे, तो प्रॉपर्टीज अगर मैं इसका डिस्कस करूं, लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहा था ना, ये सब 12th क्लास का है। तो आपने क्या देखा था? पहला तो ये है कि क्या ए बी और बी ए जरूरी है इक्वल होगा, है ना? जरूरी नहीं इक्वल होगा, बट व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी सी
ABC क्या होगा? यहाँ AB साथ में है और यहाँ BC साथ में है। अब बताओ इक्वल होगा कि नहीं? हाँ होगा वो, क्योंकि वो मैट्रिक्स जो होता है उसका वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मतलब ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव फॉलो करेगा, और ये होता है कम्यूटेटिव जो फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा, एसोसिएटिव फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मैं एडिशन का भी कुछ रिजल्ट लिख दूं, तो जैसे एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, ए बी बराबर बी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एसोसिएटिव लॉ है एडिशन का, ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ है। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव इन एडिशन। और तुम लोग बाकी जानते ही हो, जैसे कोई मैट्रिक्स है, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए तब। बाकी किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करो तो यही आना है ना, या इनफैक्ट i को a से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये है। और इनवर्स तो बाद में पढ़ेंगे, तो इनवर्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये आएगा। सो इनवर्स अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बाकी तुम और भी देख सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, इस तरीके से। ठीक है ना? एंड तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इक्वल रहेगा, सेटिस्फाई करेगा ये किसी भी साइड से, है ना। या फिर कहीं ऐसा हो a प्लस बी इंटू सी, तो ये सेटिस्फाई करेगा ए सी प्लस बी सी को। ओके, तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो 11th 12th की बुक में आपको मिल जाएंगी। तो बस 11th 12th वाला एक बार मैट्रिसेस डिटरमिनेंट रिवाइज करो, मैं भी वही करवा रहा हूँ, फिर उसको हम आगे चलेंगे उसके हिसाब से। सो आज यही स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने जनरली क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज किए डिटरमिनेंट के, और बाकी ये डिफाइन किया इन मैट्रिसेस को। तो अभी है ना, डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो एप्लीकेशन तो वही एक एरिया निकालने में है, और भी आगे देखेंगे उस तरीके से है। इवेलुएशन ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं 2-3, उस पे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सिंप्लीफाई करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। इस तरीके से आगे देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, वही a इंटू बी का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, उस तरीके से। सिंगुलर नॉन सिंगुलर नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। एन प्रॉपर्टीज, ट्रेस डिफाइन किया, एडजॉइंट ये नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे, इनवर्स नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बचता है वेक्टर स्पेस, और फिर बचता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें 3 पार्ट समझ लो, एक वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फिर बाद में आएगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये धीरे धीरे हो जाएगा जी। तो ये मैट्रिसेस का ये वाला ना, हाँ, तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। आगे आज ये स्टॉप करते हैं।